अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाज़िब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। तोशाखाना केस में बज़रिया नुमाइंदा पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और क़याम पर कानूनी सवाल उठ चुका है कि क्या नवाज शरीफ अदालत की जानिब से 8 हफ्ते की जमानत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब तक जमानत पर हैं या मफरूर हैं। अहम सवाल है जिस पर हुकूमत की जानिब से अब तक मुकम्मल खामोशी है और इसका जवाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इश्तिहारी करार देने की सूरत में भी निकल सकता है। आज की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने सवाल किया कि यहां पर नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर इल्तिबा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है इस वक्त। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या वो जमानत खत्म हो चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि जमानत में तोसी का मामला देखिए, मुलजिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत अब गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नवाज शरीफ के वकील से सवाल किया कि अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो मुलजिम का इस वक्त स्टेटस क्या है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजिम इश्तिहारी हो चुका है। नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि अभी नवाज शरीफ की जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी गई थी जिस पर अदालत ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की जमानत है या नहीं। पहले हमें यह वाज़ेह बताएं, नवाज शरीफ की सजा जो मुअत्तल की थी वो बरकरार है या नहीं, यह भी बताएं। नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूर। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जमानत से मुतालिक रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी की और तहरीरी तौर पर ऑर्डर शीट में लिखा गया कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ की सजा हुकूमत पंजाब की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर, तिब्बी बुनियादों पर मुअत्तल की गई थी और अदालत ने हुक्म दिया था कि पंजाब हुकूमत इस जमानत में तोसी कर सकती है। अदालत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से हटाने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि यह फैसला वफाकी काबीना ने किया था। लेकिन ना तो वफाकी काबीना और ना ही नैब ने अदालत को नवाज शरीफ का नाम ECL से हटाने के बारे में आगाह किया और नवाज शरीफ ने भी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने से पहले अदालत से इजाज़त नहीं ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक अदालत ने यह हुक्म दिया था कि अगर पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की जमानत में तोसी नहीं करती तो उन्हें जमानती मुद्दत खत्म होने के बाद अपने आप को अदालत के सामने पेश करना होगा, ये किसी और अदालत के सामने इस हुक्म को चैलेंज करना होगा। अहम मामला है क्योंकि अब तक नवाज शरीफ की जानिब से नून लीग का मौक़िफ़ यही रहा है कि उनका इलाज नामुकम्मल है जो कोरोना के बायस नहीं हो सका, जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार यह इंदिया दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक है और चंद हुकूमती अरकान यह भी दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत मुल्क से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से फरवरी में यह ऐलान किया गया था कि नवाज शरीफ की जमानत में तोसी मुमकिन नहीं है और अगला फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली गई और अब तक ये वाज़ेह नहीं कि जब पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी को रद्द कर चुकी है तो फिर हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, बावजूद इसके कि हुकूमती अरकान बार बार ये बयानात देते रहे कि नवाज शरीफ जालसाजी से मेडिकल रिपोर्ट बनाकर बाहर गए और धोखा देकर गए। शेख रशीद साहब ने चंद दिन पहले ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गए हैं कि वो खामोश रहेंगे और खान साहब ने 5 साल जो है अपने पूरे करने हैं। तो ये इजाज़त किसने दी उनको बाहर जाएगी? मैनिपुलेशन की ना। अब मैनिपुलेशन तो डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है ना, कहाँ की कैसे की, लेकिन जैसे भी की उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई, गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई। हमारे अपने लोगों ने भी कहा कि मियाँ साहब की हालत ख़राब है, वाकई ठीक नहीं है, प्लेटलेट्स बहुत गिर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया। आपके लोग चकमा खा गए या आंखें बंद कर ली उन्होंने? देखें जी, हम सीधे सादे लोग हैं, यकीन करने वाले लोग हैं, तो ये इंटरनेशनल नौसरबाज हैं तो बस चकमा खा गए। नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स माहाना बुनियादों पर जमा कराई जा रही हैं और तबातुर के साथ जमा कराई जा रही हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के एक आला अहदेदार ने बड़ी बात को बताया कि नवाज शरीफ के मामले पर पंजाब या वफाकी हुकूमत ने नहीं बल्कि नैब ने बात को आगे बढ़ाना है और अब तक नैब ऐसा नहीं कर पाई। वाज़ेह रहे कि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 17 अगस्त को तलब किया था और उनके पेश ना होने की सूरत में उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। यह मामला कहाँ जाएगा, क्या नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, इसी मामले पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा इकबाल साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी इंटरेस्टिंग आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई जिसमें जज साहिबान ने इस पर
नुक्ता उठा दिया कि नवाज शरीफ साहब की जमानत का स्टेटस क्या है, क्योंकि जब उन्हें बाहर भिजवाया गया 8 वीक की जमानत पे वो गए थे, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी जमानत मजीद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई उनकी बेसिस पे ये कहा कि ये एक्सेप्टेबल हमारे सामने ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं हैं, इसीलिए हम उनकी बेल जो है मजीद एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद खामोशी छाई गई थी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल उठा लिया कि बताया जाए कि उनकी जमानत का स्टेटस क्या है। तो क्या अब ये फेडरल गवर्नमेंट इसका जवाब देगी या नैब ने इस बात का जवाब देना है? मेरे ताई तो दोनों को जवाब देना, क्योंकि नैब के तो केसेस थे उनके खिलाफ, और ये वो रेफरेंस भी थी ना जो तोशाखाना वाली थी जी, जिसके बीच में इन्होंने कोई जवाब माकूल नहीं दाखिल किया। और दूसरी बात ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने इनको दी थी ना 2 महीने की जमानत, तो अब 2 महीने तो ओवर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो सारा मामला जो है ना वो गैर यकीनी से है। उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अब ये मफरूर हो गए। अव्वल तो 2 महीने में ये वापस ना आए तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करें और इनकी इंटरनेशनल जो भी ज़राए हैं उनसे इनको वापसी बरामद करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने तो 20 तारीख तक वक्त दिया है कि ये सारी बात जुमैनी सी है, आप हमें वजाहत लेके आए कि क्या इनकी स्टेटस है जमानत की। अच्छा जस्टिस साहब, इसमें कतई कलामी की माफी, इसमें की जो टॉप टियर लीडरशिप से मेरी आज बात हुई है उनका मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह अदालत के अहकामात थे हम अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में एवरी 30 to 40 डेज नवाज शरीफ साहब की जो भी मेडिकल इस वक्त स्टेटस है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके टेस्ट वगैरह वो बाकायदगी से हम जमा करवा रहे हैं। लेकिन ये जो आपने भी जिस जानिब इशारा किया कि इस बारे में अगर किसी ने कुछ करना है तो वो वफाकी हुकूमत ने करना है, नैब ने करना है, वो तो नवाज लीग तो वो तो नून लीग तो बड़ी क्लियर है इस मामले में। देखिए जिसका मौक़िफ़ होता है वो तो अपने तय जो मौक़िफ़ उनको सूट करता है वही इख्तियार करता है। ठीक, लेकिन बेसिक बात तो ये है कि उनको 2 महीने की जमानत मिली थी और वो नहीं वापस आए। अगर नहीं वापस आए तो वफाक को भी ये इख्तियार है कि वो उनकी कॉल अप करें और उनको मफरूर डिक्लेयर करें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और यही वजाहत जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 तारीख को मांगी है। अब देखें 20 तारीख को क्या नैब इसमें जवाब देता है, क्या इसमें वफाक जवाब देता है, फिर ही पता लगेगा कि सूरत हाल क्या है। लेकिन ये सारी बात जो है ना ये कोई गैर यकीनी सी है, कुछ बताते तो है नहीं। अगर उनकी एक्सटेंड होती जा रही है कि जी उन्होंने नहीं कराया, देखिए 30 साल 35 साल इनकी यहाँ रही है क़यादत, मैं हुक्मरानी नहीं कहूंगी, सिवाय अल्लाह के किसी की हुक्मरानी नहीं, क़यादत इनकी थी। ये आए हुए थे वोटों के जरिए, कभी एक था या कभी दूसरा था, लेकिन इन्होंने एक अस्पताल भी बनाया हुआ है अपना, नवाज शरीफ अस्पताल, नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है। इनको बाहर जाने की जरूरत क्यों पेश आए? आखिर यहाँ 20 करोड़ आवाम है, वो लोकली इलाज नहीं कराते। ठीक, तो ये मामला ही सारा ऐसा है जिसमें मैं समझती हूँ कोई गुंजाइश नहीं थी कि इनको ये छूट दी जाए कि ये जाएं और वहां बाहर जाके जो मर्जी कराएं। बाकी 20 करोड़ अवाम जाते हैं, हमारा मरना जीना तो यहीं लगा हुआ। उसमें देखिए जज साहब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को असेस करने के लिए मेडिकल बोर्ड बना, पंजाब गवर्नमेंट के लोग उसमें, यास्मीन राशिद साहबा खुद भी डॉक्टर हैं, वो उनकी माइन्यूटली एक एक टेस्ट को चेक करती रही। उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन से ही फिर अदालत ने फैसला किया, फिर काबीना ने फैसला किया। तो ये फैसला तो ऑब्वियसली उनकी सेहत उस वक्त ऐसी थी कि उनको बाहर जाने की बाकायदा तौर पर पहले कोर्ट्स ने इजाज़त दी, फिर ECL से उनका नाम निकाला गया। तो वो बहस तो अपनी जगह अभी भी मौजूद है। गवर्नमेंट के अपने लोग भी सवालात उठा रहे हैं, जिस पर हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप सवालात उठा रहे हैं तो फिर ECL से उनका नाम किसने निकाला, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपकी है। तो यकीनन ECL से तो नाम गवर्नमेंट नहीं निकाला। देखिए ना, जब तक गवर्नमेंट ना निकाले तो निकल सकता ही नहीं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इख्तियार है कि वो करे। तो जब उन्होंने दे दी तो दे दी, लेकिन 2 महीने की उसमें उन्होंने पाबंदी भी तो लगाई और 2 महीने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। और अब कुछ भी नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई हुक्म भी मजीद नहीं आ रहा, ना वो कैंसिल कर रहे हैं, ना इनको मफरूर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तमाम बातें तो करने वाली हैं, लेकिन अब बस चेहरे देख के यहाँ पे जो बातें होती हैं ये भी मालूम होता है ऐसा ही हो रहा है। और इसमें जज साहब जो 20 तारीख की डेडलाइन अब दी है और कोर्ट में जाके गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ इसमें पेश करना है, ऑप्शंस क्या हैं? अगर वो तो ये कहें जी अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं शुरू की नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की, या ये कह सकते हैं कि हमने उनकी बेल जो है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के डोमेन में था एक्सटेंड कर दिया है, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि इतना टाइम तो उनके पास है नहीं। तो इन द मीन टाइम गवर्नमेंट क्या कर सकती है अदालत को मुतमईन करने के लिए?
बस तीसरा तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करें और फिर ज़राए इस्तेमाल करें डिप्लोमेटिक भी और जो भी इनके पास हैं, ताकि उनको वापस लाया जा सके। इसके अलावा तो तीसरा कोई है ही नहीं। या उनकी बेल एक्सटेंड करें या उनको मफरूर डिक्लेयर करें। ठीक, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा, थैंक यू सो जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जाली अकाउंट्स केस में नैब के अहम गवाह और ओमनी ग्रुप के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद के इंतकाल के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब का केस कमजोर हो चुका है, क्योंकि असलम मसूद इस पूरे केस में बड़े अहम गवाह थे और नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वो वादा माफ गवाह भी बन चुके थे। असलम मसूद जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात शुरू होने के बाद फरार हो गए थे और उन्हें इंटरपोल के जरिए जद्दा से गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता 6 माह से वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और आज इनका इंतकाल हुआ। लेकिन अहम बात यह है कि जाली अकाउंट्स केस के ताने बाने उस तोशक खाना केस से भी मिलते हैं जिनमें आज आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हुए, लेकिन उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम है। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने 2008 में मुत्तहिदा अरब इमारात से गाड़ियां हासिल की, जिनको काबीना के तोशाखाना केस में तोशाखाना में जमा कराया जाना था। इसी रेफरेंस में ओमनी ग्रुप पर यह इल्जाम है कि उनकी जानिब से आसिफ अली जरदारी के अकाउंट में खतीर रकम मुंतकिल की गई। आज की समाअत के दौरान अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया और कहा गया कि 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इल्जामात ये आयद किए गए कि आसिफ अली जरदारी को कोरोना के खतरे के बावजूद आज तलब किया गया और फिर भी फर्द जुर्म नहीं आयद की गई। दूसरा जज जो इसी कोर्ट में बैठता है, उसके लिए उस कोर्ट में ग्लोबल पैंडेमिक नहीं है, उस जज के लिए कोविड कुछ चीज ही नहीं है। वहां तो सदर जरदारी चाहे उसके पास अंडरलाइंग कंडीशंस हो, चाहे सदर जरदारी का डॉक्टर्स कह रहे हो कि आप अपने आप को अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से एक्सपोज ना करें, उसको जबरदस्ती पेश करवाए जाते हैं और फिर आज के दिन पे केस भी आगे नहीं चलाते हैं, ताकि हम एक और दिन पे एक और रिस्क ले और सदर जरदारी साहब को अगली पेशी से फिर से एक्सपोज करें। बिलावल भुट्टो की जानिब से यह इल्जाम भी लगाया गया कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड में तब्दीली के लिए। हम पे दबाव है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि NFC अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए और कल आगे जाके आप देखेंगे जो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है मगर उनका दौर कहीं और से हिलता है। इस हाइब्रिड रेजीम का भी एंड होना है। अहम बयान है, लेकिन यह दबाव कौन डाल रहा है और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस से इसका क्या ताल्लुक है जो 2018 से खबरों की जीनत बन रहा है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज बिलावल भुट्टो ने बड़ा एक संगीन इल्जाम लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, फिर उन्होंने वजूहात भी बताई कि एक तो 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को लेकर, तो ये कि ये कौन धमकियां दे रहा है, किस सूरत किस शक्ल में ये धमकियां सामने आ रही हैं और उस पर थोड़ा सा खुल के क्यों नहीं बात की जाती? मेरा ख्याल है जी जितनी खुल के बात हो सकती है होनी चाहिए उसी तरह हो रही है। बात के अपने असलूब है, मीडिया का अपना एक तरीकाकार है, आप अपनी तरह बात करना मुनासिब समझते हैं, यू नो मच बेटर। एक सियासी जमात को अगर अपने इदारों से, अपने लोगों से, अपने से पार्लियामान के अंदर बाकी दीगर सियासी कुव्वतों से बात करनी हो तो उस बात के तरीकेकार हैं जो मैसेजिंग ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि बहुत खुल के हमें डर तो कभी जिंदगी में रहा नहीं। जब भी कोई मौका आया हमने ये मुनासिब समझा कि अब नाम लेके, तो हमने बाकायदा लोगों के नाम लेके भी कहा है कि फलां 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 शख्स ये कर रहा है। लेकिन अब हम समझते हैं कि इस मामले को अभी इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, जो हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए बड़े खतरनाक बन सकते हैं, सूरत हाल पेचीदा हो सकती है और ऑलरेडी
चीजें उससे खराब हुई हैं उसके बारे में हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर हम ही क्या, एनएफसी के ऊपर हम ही क्या, क्या मीडिया नहीं कह रहा, क्या बाकी सियासी जमातें नहीं कह रही? तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कारी साहब, इसमें ये जाली अकाउंट्स केस हो या तोशाखाना केस हो, ये तो काफ़ी 2018 से ये पूरा मामला चल रहा है, अब जाके फर्द जुर्म तक बात आयद हुई है। तो इसको 18वीं तरमीम से जोड़ना या एनएफसी वार्ड से जोड़ना, क्या एक सियासी तौर पर भी पीपल्स पार्टी का एक स्टेप हो सकता है? क्योंकि वो मामला तो सारे अदालतों में चल रहे हैं, ऑलरेडी पहले से चल रहे थे, जब ये 18वीं तरमीम और एनएफसी वार्ड की बहस अभी शुरू भी नहीं हुई थी। तोशाखाना केस इस हुकूमत का बनाया हुआ है, और तोशाखाना केस है क्या, ये पहले समझने की जरूरत है। तोशाखाना एक ऐसा दफ्तर है, जब भी पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम या वज़रा या बाकी हमारे जो डिग्निटरीज हैं ये विजिट करते हैं बाहर के ममालिक में, या कोई बाहर के ममालिक के अहम शख्सियात यहाँ तशरीफ लाती हैं, तो वो सरकारी कुछ तहाइफ होते हैं। मतलब सदर साहब को मिलने आए तो उन्होंने तहाइफ पेश किए, सदर साहब या वजीर आजम बाहर गए तो बाहर की किसी हुकूमत ने या किसी शख्सियत ने उनको कोई तहाइफ दिए, तो वो तहाइफ बुनियादी तौर पे आके जिस जगह जमा कराए जाते हैं उसका नाम तोशाखाना है। ये एक रवायत रही है कि जब भी कभी किसी सदर या वजीर आजम या किसी आम शख्सियत को बाहर गए हुए कोई गिफ्ट मिला, तो वो शख्स खुद जिसको वो गिफ्ट मिला होता है वो तोशाखाना में अप्लाई करता है कि मैं ये गिफ्ट लेना चाहता हूँ, मुझे दे दिया जाए। और वजीर आजम साहब रूल्स के मुताबिक उस डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इसकी असेसमेंट कर ली जाए, और वो एक कमेटी होती है जो उसकी प्राइस असेसमेंट करती है। वो प्राइस यकीनन मार्केट वैल्यू नहीं होती, मार्केट वैल्यू तो यकीनन उसकी ज्यादा होगी, उसकी एक नोशनल वैल्यू ली जाती है, क्योंकि वो गिफ्ट तो उसी शख्स को मिला होता है, उसी डिग्निटरी को मिला होता है। ये दुरुस्त है कि उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलता है, लेकिन उसके नाम पे मिलता है। लिहाजा ये कोई आज जरदारी साहब के लिए या किसी एक शख्स के लिए नहीं कोई कानून बनाया या एक रवायत बनी थी। मियां नवाज शरीफ साहब को एक गाड़ी मिली सऊदी अरेबिया से, मर्सिडीज बुलेट प्रूफ, वो जनरल मुशर्रफ का दौर आ गया, मियां साहब को वो गाड़ी नहीं मिल सकी, उन्होंने बाद में अप्लाई किया कि जी मुझे ये गाड़ी तोहफे में मिली थी, मैं तोशाखाना में जमा करा दी थी, मैं लेना चाहता हूँ। वो थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस होके जो उसकी प्राइसिंग थी वो प्राइस पे हुई, उसकी ड्यूटी अदा हुई, जो भी इसके लवाजमात थे, और वो गाड़ी उनको दे दी गई। इसी तरह जरदारी साहब बाहर गए तो उनको उस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी खराब थी, तो उनको 2 गाड़ियां दी गई गिफ्ट में। उन्होंने अप्लाई किया कि जी मुझे ये गाड़ियां मुझे गिफ्ट मिली हैं, लिहाजा ये गाड़ियां मुझे दे दी जाएं। उसके लिए भी वही जो पुराना प्रोसेस था जो मियां साहब के लिए अप्लाई हुआ, वही जरदारी साहब के लिए, कि एक कमेटी जो उनकी तरीकाकार होता है वो प्राइस असेसमेंट की गई और वो गाड़ियां जरदारी साहब को दे दी गई। हेलो जी 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 कारी साहब बोलिए आप जी। अच्छा, वो गाड़ियां उनको दे दी गई। अब कहा गया जी कि नहीं वो गाड़ियां तो नहीं दी जा सकती थी जरदारी साहब को, या उसमें कोई प्राइस कम लगाई गई, फला फला। भाई गुजारिश ये है, अगर यही एतराज है, अगर सिर्फ यही एतराज है, तो फिर तो बड़ा आसान को लिया था कि आप उसकी वैल्यूएशन करते कि नहीं जी वो गाड़ियां इतने की नहीं थी, इतने की थी, आपने कम वैल्यू जमा करा के गाड़ियां ले ली। गाड़ियां तो पाकिस्तान में हैं, कहीं बाहर नहीं चली गई, बंदा पाकिस्तान में है, कहीं चला नहीं गया, कोई कर्ज तो नहीं है लेके खा गए, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है बेच दी है। सो वो नहीं किया गया। और उसके ऊपर मजीद ये कि जो जरदारी साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए, पुराने हैं या नए हैं, उसमें उनकी तबीयत खराब है, उनको इस वक्त कोविड का शदीद खतरा है भी, दुरुस्त है। उन्होंने अदालत में अप्लाई किया, एक अदालत ने कहा कि जी ठीक है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे पहले ही, हेलो जी 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 कायरा साहब बोलिए, आप आवाज आ रही है आपको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल मिली हुई है, तो आपका यह हक है। उन्होंने वाया सैटेलाइट उनसे जो उनका फर्द जुर्म आयद करने का प्रोसेस था वो कर लिया। इस अदालत ने अप्लाई किया कि जनाब उनकी सेहत ठीक नहीं है, दूसरी अदालत ने उनको हाजिरी का इस्तिस्ना दिया है, आप वाया सैटेलाइट उनकी हाजिरी लगानी है। आज सिर्फ हाजिरी का एक अमल था कि जी वो प्रेजेंट हुए, उन्होंने एक रजिस्टर में या जो भी कागज होते हैं अदालत के, उनको कागज में जज साहब के सामने हाजिरी होके कागज पूरे कर दिए। अब सवाल ये है कि फिर 9 तारीख को हम फिर आओगे जी। हम तो मैं कहता हूँ और मुझे दोस्त कहते हैं क्यों ऐसे अदा करते हो, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस मुल्क के अंदर हमारी रियासत ने शूद्रों जैसा सलूक रखा हुआ।
यानी अदालतें हमारे साथ खुसूसी सलूक करती हैं, इदारे हमारे साथ खुसूसी सलूक करते हैं, आपकी भी मोहब्बतें कुछ इसी तरह की हमारे साथ हैं। तो गुजारिश यह है कि एक सदर के ऊपर तो जो केस आज था वो था तोशा खाना, जिसकी मैंने वजाहत की कि 2 गाड़ियां उनको तोहफे में मिली, उसकी उन्होंने प्राइस तय पे करके जो भी तरीकाकार था वो ली हैं। और एक और साबिक सदर भी थे जिनके ऊपर मुल्क से गद्दारी का, आइन तोड़ने का इल्जाम था, लोगों के कत्ले आम का इल्जाम था। वो घर से अदालत जा रहे थे कि एक अस्पताल जा निकले, वहां काफी अरसा ठहरने के बाद पूरे तमतराक के साथ उसके बाद वो दुबई चले गए। दुबई जाके वहां उनकी जो मसरूफियात थी उसके बारे में भी कौम सारी ने देखा है, टीवी पे नेट पे मौजूद है सारा कुछ। उनके लिए तो कोई प्रोसेस नहीं है, ना रेड वारंट है, यानी उनके ऊपर इल्जाम क्या है, सच है झूठ है, सही होगा गलत होगा, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं उन पे जो इल्जाम है वो आइन तोड़ने का, वो गद्दारी एक वतन का है, कत्ले आम का है। अच्छा कारी साहब ये बताइए, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको अभी भी अदालतों पर एतमाद नहीं है, अदालतों पर अभी भी जो केसेस जरदारी साहब के चल रहे हैं। एक मिनट तो अगर तो सबके साथ फेयर प्ले होना है तो फिर सारे सदरों को एक आंख से देखिए ना। हाँ, अब आप सवाल कीजिए कि जी आपका सवाल ये था कि हम कोई अदालतों से गिला शिकवा रखते, बिल्कुल अगर रखते हैं तो उसका तो आप दरखास्त दे दें कि हमें इन अदालतों पर एतमाद नहीं है, कहीं और केस मुंतकिल किया जाए। कहाँ जाएं, जहाँ जाएंगे ताकतवरों की क्या सूरत हाल है आपको इल्म नहीं है। यहाँ की तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कहते वो उनके जो हालात रहे, बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए माजी में भी कि बहुत सारे अदालतों के ऊपर भी प्रेशर्स रहे हैं। हम अदालतों से अगर कोई गिला है, अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई हमें अफसोस है, वो भुट्टो साहब के केस से लेके आज तक है, तो इसके बावजूद हम ना अदालतों पे हमले करते हैं, ना जजेस के उपजात के ऊपर हमले करते हैं, बल्कि अपना गिला रजिस्टर कराते हैं और अदालतों में अपने केस लड़ते हैं। और उसकी मिसाल बड़ी सिंपल है। आज भी जरदारी साहब ने बाकायदा, हमारी सीईसी की मीटिंग हुई थी जिसमें और बहुत सारा एजेंडा था पर ये भी एक आइटम था, तो वहां फैसला किया, चेयरमैन साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी कहा कि जी कोई कारकुन नहीं जाएगा, किसी को जाने की वहां जरूरत नहीं है, सिर्फ वकला जाएंगे उनके और वो अपना केस खुद लड़ेंगे। हम अगर हमने हड़तालें करनी है, जुलूस जलसे करने हैं, जो करने हुकूमत के खिलाफ करने हैं, तो वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस हुकूमत के गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडों के खिलाफ, उसके खिलाफ करना है। लिहाजा हमसे क्या खतरा था कि आज पूरा इस्लामाबाद आपने बंद किया हुआ था और आप यकीन जानिए कि आज वहां पे सो अदालती जो कार्रवाई थी उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। आज वकला बहुत गुस्से में थे, वो वकला जिनके क्लाइंट साथ थे और वो उनके केस लगे हुए थे। इवन जरदारी साहब के अपने वकला को पहले अंदर नहीं जाने दिया गया। जज साहब ने बल्कि खुद अपनी एक, मैं तो उनसे भी हमदर्दी हुई, जज साहब ने अपनी एक दास्तान सुना दी कि जनाब आप तो अपने गिले कर रहे हैं, मुझे खुद 4 रूट बदल के यहाँ तक पहुंचना पड़ा। तो हमने कहा जी जब ये आलम है कि पुलिस आपको रास्ते नहीं दे रही, यानी जो हिरासत के इदारे हैं वो आपके साथ ये कर रहे हैं और आपसे क्या क्या गिला करें, तो ये सूरत हाल है। इस पे यकीनन हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम अदालत के एहतराम को वाजिब रखते हैं। हम अदालत के अंदर अपना तरीका कार से ये तो हो गया। कारी साहब मुख्तसरन जाते जाते ये बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद से पहले बड़ा डंडोरा पीटा गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, अभी थोड़ी सी खामोशी छा गई है, क्या पाइपलाइन में क्या है, कब करवा रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप? देखिए हमारी कोशिश ये है अदल साहब के APC जल्द हो जाए। उसकी वजह यह है कि हम ही नहीं, सारा मुल्क इस वक्त इस हुकूमत से तंग है। मीडिया भी समझ रहा है कि ये हुकूमत हर सेक्टर में फेल हो गई है और हर आने वाला दिन इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के लिए तंग हो रहा है। लिहाजा इस हुकूमत को जाना चाहिए। इससे पहले जो APCs होती रही वो थी बुनियादी तौर पे इस हुकूमत को एक गाइडलाइन दी जाए, इस पे प्रेशर बिल्ड किया जाए कि ये अपनी सिमत दुरुस्त करे। अब हम समझते हैं, सारी जमातें, सियासी जमातें ये समझती हैं कि इस हुकूमत का जाना जरूरी है। उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, बाकी लोग हमसे इत्तेफाक करें ना करें, क्या करें, लेकिन हम समझते हैं कि ये बात ऐसी है और सारी सियासी जमातें अपोजिशन की यही समझ रही हैं। बल्कि इवन अब तो हुकूमत के इत्तेहादी भी अलग होने शुरू हो गए। ऐसी सूरत में एक संजीदा सियासी जमात के तौर पे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे पास जो बेहतरीन तरीका है वो आइन और कानून और जमहूरियत के मुताबिक वो पार्लिमान और पार्लिमानी प्रैक्टिस है, पहले वो अडेप्ट की जाए और वो है कि हम पार्लिमान के अंदर कोशिश करें
अगर वो नहीं होता तो फिर हुकूमत को जाने पे मजबूर किया जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उसके लिए कोई एक जमात अपने तई इतनी अददी अक्सरियत नहीं रखती कि वो हुकूमत पे कोई हकीकी मानों में बड़ा दबाव डाल सके। इसलिए हमने सारी जमातों को दावत दी, बार बार चल के गए, अब भी जा रहे हैं, आइंदा भी जाएंगे। अब बाकी जमातें भी हमें तवक्को है कि वो भी इसी तरह अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। माजी में को गिले शिकवे अगर किसी को हैं, हमसे किसी को होंगे, किसी से हमें होंगे, तो ये तो बहरहाल सियासी जमातों के अंदर अपने अपने नुक्ता नजर में इख्तलाफ की वजह से रहेंगे। बट सवाल यह है कि लार्जर इशू पे हमें इकट्ठा होना चाहिए, और अगर कोई साथी इससे मुत्तफिक नहीं होता या वो ज्यादा वक्त लेता है तो हम तो वो करेंगे ना जिसको हम दुरुस्त समझते हैं, और एपीसी के जरिए हम अवाम तक अप्रोच करना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी अपनी ये पॉलिसी जारी रखे। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे। अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, और नासिर हुसैन शाह साहब सिंध के वजीर इत्तलात हैं। बड़ी तफसील में कराची के मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के मसाइल के हल के लिए तीन बड़ी जमातों तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुलाकात के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीदें अब दम तोड़ती जा रही हैं। उम्मीद इस बात की थी कि यह मामला आगे बढ़ेगा, तीनों जमातों के नुमाइंदे इस पहला जो कदम था उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आने वाली बयानबाजी के बाद ऐसा तासुर बन रहा है कि इत्तेफाक राय कायम होने से पहले ही मामला बिगड़ता जा रहा है। अवामी मफाद पर सियासी इख्तिलाफात गलबा ले रहे हैं। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हफ्ते के रोज गवर्नर हाउस कराची में इन तीनों जमातों के नुमाइंदों का इजलास हुआ, जिसमें कराची की बेहतरी के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने के लिए इत्तेफाक राय हुआ। और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला सिंध की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हो चुका है, जिसमें सिंध हुकूमत से नासिर हुसैन शाह और सईद गनी, विफाकी हुकूमत से असद उमर और अली जैदी, जबकि MQM पाकिस्तान से विफाकी वजीर अमीनुल हक शामिल होंगे। जिसके बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमेटी बनने की तरदीद भी कर दी और यह इशारा भी दिया कि सिंध हुकूमत किसी तौर पर अपने इख्तियारात किसी को नहीं देगी। यस, बातें हुई हैं कमेटीज बनने की, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। मैंने असेंबली के अंदर तकरीर में अपने कहा था कि जी सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक बात हुई है, अभी कमेटी बनी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पेशरफ जरूर हुई है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा कि सिंध हुकूमत या विफाकी हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन सामने आए, जिसका इंतजार मेयर कराची वसीम अख्तर को भी है। लेकिन MQM के दीगर रहनुमाओं की जानिब से कराची को नया सूबा बनाने के बयानात यकदम तेजी से सामने आ रहे हैं, और खदशा यह है कि यह मामला शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। यह सवाल जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान कराची के मसाइल पर किसी किस्म की मफाहमत होने जा रही है, तो ऐसे में ऐसे बयानात फिर क्यों दिए जा रहे हैं जो इख्तिलाफात को हवा दे रहे हैं। मामला आखिर है क्या? तीनों जमातों के दरमियान क्या तय हुआ? क्या किसी किस्म का तहरीरी इंतजामी मुआहदा होगा? क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज ये वजाहत दे दी गई है कि उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया था उसका मतलब कतन ये नहीं था कि गवर्नर राज लगाया जा रहा है, बल्कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है जो आईनी ऑप्शन है। इस पर मजीद बात करेंगे विफाकी वजीर और MQM अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिंध के वजीर इत्तलात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम एक मीटिंग हुई लास्ट वीक कराची में, जिसमें सारी पार्टीज जितनी भी थी, पीपल्स पार्टी, आपकी जमात और उसके अलावा तहरीक इंसाफ, उनकी टॉप टियर लीडरशिप शामिल थी। एक 6 रुकनी कमेटी बनाने पे इत्तेफाक भी हुआ, कराची को मुश्तरका एडमिनिस्ट्रेटर देने पे भी इत्तेफाक हुआ। लेकिन उसके बाद गुज़श्ता 24 घंटों के अगर आप बयानात देखें तो लग रहा ये है, जिस तरह आपने CM सिंध साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली होगी, वो तो कह रहे हैं अभी तक कोई कमेटी बनी नहीं है, पेशरफ्त अलबत्ता ज़रूर हुई है और हम अपने इख्तियारात किसी सूरत सूबाई हुकूमत के किसी को नहीं देंगे। ये बात तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने की तरफ जा रही है। आदिल, असल बात होती है कि नीयत की, कहते हैं ना इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। मैं समझता हूं कि आप सब ने देखा होगा कि गालिबन परसों से ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलना शुरू हुई, और कल गालिबन दोपहर में सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं
मुर्तज़ा वहाब साहब, इन्होंने किसी कमेटी का ऐलान किया और उसके बाद 6 रुकनी कमेटी की बात मेरा ख्याल तमाम टीवी चैनल पे चलती रही है। लेकिन अगर आपने कल खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान पढ़ा होगा या आपने टीवी चैनल पे सुना भी होगा, तो उन्होंने ये बात वाज़ा तौर पे कह दी थी कि ये जो पिछले एक हफ्ते से जो 2 इजलास हुए कि गैर मामूली किस्म के नहीं है, बल्कि मामूल का इजलास था। अच्छा, तो इससे मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। और फिर आज आपने सीएम का भी जिक्र किया है कि सीएम साहब ने बयान दिया, और उससे पहले गालिबन नासिर शाह साहब का भी कल रात किसी वक्त मेरा ख्याल रात के 12 बजे बयान चल रहा था कि कोई कमेटी शमेटी नहीं बनाई गई है। असल बात क्या है? असल बात ये है कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है या MKM क्या चाहती है कि कराची के अवाम के मसाइल हल किए जाए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए बेहतरी लाई जाए। और इस सिलसिले में आप देखें कि MKM ने वसील कल्बी, वसील नजरी का मुजाहरा किया। MKM का मेयर यानी MKM के नुमाइंदे के तौर पर इस्लामाबाद में मौजूद रहे, और उस इजलास में आपको पता है कि गवर्नर साहब भी मौजूद थे, सीएम साहब भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे, वफाकी नुमाइंदे भी मौजूद थे, और NDM के जनरल साहब भी बैठे हुए थे। लेकिन उसमें बात आगे बढ़ी, फॉलोअप के बाद दूसरी मीटिंग गवर्नर हाजिर हुई। लेकिन बात उस वक्त आगे बढ़ेगी जो सिंध हुकूमत है वो कराची के अवाम को कुछ डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाए। अब कराची के साथ क्या सूरत हाल है? कराची के नौजवानों को, जिसे कहते हैं कि नौकरी ना देकर उनका माशी कत्लेआम किया जा रहा है। कराची के नौजवानों को, जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा और तालीमी कत्लेआम हो रहा है। कराची में आज हम 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन कराची के अवाम 18वीं सदी की चिंची रिक्शा पे सफ़र कर रहे होते हैं। कराची की 3 करोड़ की आबादी में से 1.5 से 2 करोड़ की आबादी पानी के बूंद बूंद को। अमीनुल हक साहब देखिए, कराची के मसाइल तो जो कि तू मौजूद है, ठीक है, लेकिन इस कमेटी पर इत्तेफाक हो चुका था जब आपकी मीटिंग हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर हाउस में 6 रुकनी। पीपल्स पार्टी का अभी जो मौक़िफ़ है कि कोई कमेटी नहीं बनी, MQM का क्या मौक़िफ़ है? क्या कमेटी बन चुकी थी? क्योंकि 24 घंटों तक तो हम भी डेडलाइनों में पीटते रहे इसको कि बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि सारी जमातें मुत्तफिक हो चुकी हैं, कमेटी भी बन चुकी है, नाम भी हमने मेंशन कर दिए। बनी थी कमेटी, नहीं बनी थी? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। इंपॉर्टेंट ये थी कि इस बात पे इत्तफाक ज़रूर किया गया था कि कराची के अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे, और मसाइल हल करने के लिए मशावरत की ज़रूर बात की गई थी। और फिर आपने देखा कि कल उनके तर्जुमान साहब ने कमेटी का भी ऐलान, सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने एक कमेटी का भी ऐलान कर दिया। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि वफाकी हुकूमत यानी 3 रुकनी कमेटी और सूबाई हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी लाजमी तौर पर इसको बननी थी, मामलात को आगे लेके जाना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इब्तदाई में हमें इस बात का नज़र आ रहा है कि सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयतों में कहीं ना कहीं भी फतूर नज़र आ रहा है और वो कुछ डिलीवर करने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सिंध की हुकूमत ने 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक से जो इख्तियारात लिए, और इख्तियारात लेने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो तमाम इख्तियारात नीचे डिवॉल्व भी करें, लेकिन वो डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से मेरा ये भी डिस्कशन में मेरा हाल है कि जो, क्योंकि पहली और दूसरी मीटिंग में मैं शरीक नहीं था, जो मुझे वसीम अख्तर भाई ने, जो हमारे मेयर कराची, उन्होंने जो बताया कि यह बात भी डिसाइड हुई थी कि यस, आने वाला जब 28 अगस्त को मेयर का मुद्दत ख़त्म होगी तो एक अच्छे ईमानदार दयानतदार एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया जाएगा और उसमें भी मशावरत की जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल अब ये बात भी मेरा ख्याल आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। तो यस, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की नाकामी, नाहली और उन कुछ कराची को अवाम को देने के लिए कोई जज्बा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और इसको दोबारा आपस में हम बैठेंगे और डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक, तो अमीनुल हक साहब, अभी आगे आपका लाए अमल क्या होगा MQM पाकिस्तान का, और फिर विफाकी हुकूमत को भी आप चूंकि काबीना का हिस्सा हैं, विफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उन प्रेजेंट करते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि कमेटी बनी नहीं बनी उस पर भी अभी तक कन्फ्यूजन है। कल जिस तरह आप कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कमेटी बनी, आज खुद CM साहब ने कहा नहीं बनी, और आप भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं कि मुशावरत लेकिन बाकायदा तौर पर कमेटी नहीं बनी। तो अभी लाए अमल क्या होगा? आप CM साहब से रब्ता कर लें या अली जैदी से रब्ता कर लें और आपस में फिर बैठेंगे, गवर्नर साहब को भी ऑन बोर्ड ले लें?
देखिए, एमक्यूएम एक सियासी जमात होने के नाते उसके दरवाजे तमाम सियासी पार्टियों के लिए खुले हुए हैं और एमक्यूएम हमेशा डायलॉग एंड डिस्कशन पर यकीन रखती है कि बातचीत के जरिए मुज़ाकरात किए, जो मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किए जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है और सियासी वर्कर अगर आपस में बैठते हैं तो किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए और ना किसी को इनकार करना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ एनडीए में भी मौजूद थी और इसमें यह भी फैसला हुआ था कि एफडब्ल्यूओ वाले भी मौजूद होंगे और कोर भी मौजूद होगी। लेकिन इसके बावजूद मसाइल के हल की तरफ ना जाना ये शकूक व शुबात को जन्म देता है और ये साबित कर रहा है कि सिंध हुकूमत कराची के अवाम से बिलखुसूस शहरी सिंध के साथ मुखलिस नहीं है। और इसी सिलसिले को देखते हुए मेरा ख्याल है कि आदिल आपके प्रोग्राम में भी हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर साहब तशरीफ़ लाए थे और वादा तौर पे क्या कहा था और इसी तरह कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी जो टीवी प्रोग्राम के उसमें भी ये कहा कि जब कराची के अवाम का माशी, सियासी, तालीमी कत्लेआम जारी रखा जाएगा, उनके साथ सौतेलापन रवा रखा जाएगा, तो यकीनन हमें क्या करना होगा? फिर हमें कराची सूबे की बात करनी होगी, हमें शहरी सिंध सूबे की बात करनी होगी और एमक्यूएम पाकिस्तान अब कराची सूबा का मसले को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है और यकीनन हमारी जद्दोजहद उससे भी आगे जाएगी। ठीक, अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं अमीनुल हक साहब और बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने दो सवालात उठाए। एक तो कराची सूबे का जो एक डिमांड है एमक्यूएम की, दोबारा से उन्होंने दोहराई और फिर सिंध हुकूमत पर भी उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए कि सिंध हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि कराची के मसले हल हों। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सारे सवालात हम उनके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब ने बड़े ऐसे एतराज़ात उठाए कि वो हमें पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके सामने रखेंगे। शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमीनुल हक साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कराची के मामलात हल करने में, इसीलिए हम अब सूबे के अलावा हमारा वाहिद मुतालबा यह है कि कराची को सूबा बनाया जाए, क्योंकि आपने कल खुद मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया कमेटी बन चुकी है। आज सीएम साहब कह रहे हैं कि जी कोई कमेटी नहीं बनी। तो बड़ा हमने भी 24 घंटे बड़े खुश हुए कि चलें एक पेज पर सारी सियासी जमातें आ गई और अब शायद कराची के मसाइल का कोई हल निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, कुछ कंफ्यूजन हुआ जिसकी जो आप कह रहे हैं, मुर्तज़ा साहब ने इस तरह बिल्कुल नहीं कहा था। बात हुई है, आज सीएम साहब ने इसकी भी वजाहत की कि हमारी बात हुई है, मीटिंग्स हुई हैं और वो मीटिंग मजीद भी होंगी, कमेटीज की बात भी हुई है, लेकिन ये फैसिलिटेशन कमेटी होंगी। कोई इस तरह का सिलसिला नहीं होगा जो एक तासुर आ रहा था कि जी बिल्कुल जो पावर है सिंध गवर्नमेंट के वो सारे ले लिए जाएंगे और ये जो कमेटी आएगी या कोई और ऐसा निज़ाम आ जाएगा जिसके तहत काम होगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी पता नहीं कोई अफलातून चीज आ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस चीज के असर को जायल करने के लिए आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग्स हुई हैं और हम बनाएंगे, कमेटी जरूर बनेगी जो बेहतरी की तरफ जाएगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए के चेयरमैन साहब को कहा, उन्होंने आके काम किया। जनरल अफसर बहुत अच्छे अफसर भी हैं, प्रोफेशनल जर्नल हैं, एक्सपीरियंसड हैं और उन्होंने आके उनसे हमारी मुलाकात है। आज भी हमारी मुलाकात हुई, उनके जो थे यहाँ पे ब्रिगेडियर सम्मी हैं, दीगर सब दोस्त जो हैं, तो हमने काम करना अपना शुरू कर दिया है और जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। और जो आप अमीनुल हक साहब की बात कर रहे हैं, देखें वैसे जाती तौर पर तो मेरे मोहतरम हैं, लेकिन जिस इशू की वो बात करते हैं ना, असल में ये इन्होंने कतई ताल्लुक तो कर दिया अपना अल्ताफ साहब से, लेकिन जहनी तौर पर भी तो बदले ना। वही सूबे वाली बात, वही इस तरह की बातें जो फिर कंट्रोवर्सी की तरफ जाएं, तो अमीनुल हक साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, अच्छा शाह साहब, ठीक, अपने वोट बैंक की बात करते हैं, हालांकि इन्होंने देख लिया कि इनकी इस तरह की बात करने से इनका वोट बैंक नहीं पड़ता। उसी वक्त अगर आप देख लें मुस्तफा कमाल साहब को, तो वो ये बात नहीं करते, वो तकसीम की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना सिर्फ एक इनका शोशा होता है
जो अब क्या मैं उस बात को आपसे कहूँ। अच्छा, बाकी तो उन्होंने और बात कही, एक मिनट शाजिब साहब, इन्होंने जो दूसरी बात की कि नहीं है सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बेहतरी नहीं चाहती, ये बिल्कुल गलत है। कराची में इस वक्त तक जो भी बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, बड़े काम हुए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो पूरा ब्रीफ किया सबको, मीडिया को, वो दिखाया उन्होंने कि जो बहुत बड़े दावे किए जाते हैं कि जी ये हो गया था, पहले ये था, तो उन्होंने 2007 की भी स्लाइड्स दिखाई, 2009 की भी, उसके बाद, और वो जो एक हमारे जो गवर्नर साहब थे इशरत अली बात साहब, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, एक उन्होंने रिपोर्ट बनवाई थी एनईडी के उससे कि भाई क्या इश्यूज हैं, जिसमें भी ये बातें आई कि यहाँ पे 2009 में जब बारिशें हुई तो 4 दिन सारी शहर जो था उसकी सड़कें बंद थी। अब क्या हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि बहुत सारी सड़कें रवां थी, जाहिर है कई जगहों पे इश्यूज आए हैं, तो ये सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, वो बॉटल नेक्स जो हैं वो हमने बेहतर किए, लेकिन अभी और मजीद बेहतरी की जरूरत है। और वो इशू भी आज सीएम साहब ने डिस्कस किए कि हमारे फ्यूचर प्लानिंग ये है, और इसी वजह से हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कि जहां पे, क्योंकि कराची में सिर्फ केएमसी और डीएमसी के एरिया नहीं है, यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, यहाँ पे डीएचए है, केपीटी है, रेलवे के इलाके हैं, सिविल एविएशन का एरिया आ जाता है। तो ये जब हम एक टेबल पे बैठेंगे और एक दूसरे के इश्यूज सॉल्व करने की बात करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, लोग बिल्कुल बैठ काम तैयार हैं। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा कि मेयर जो कराची हैं 28 अगस्त को वो जा रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर की जो बात हुई थी कि एक मुतफिका, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा, उस पर भी कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो भी मुशावरत से आगे जाएगी बात? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध में ये इदारे हैं, और भी कारपोरेशन है हमारे सूबे में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल्स हैं, टाउन्स हैं, सबके एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल देंगे उस पर अमल किया जाएगा, और हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि इलेक्शन टाइम पे हो, और उसके अलावा उसके साथ साथ हम लोग कानून साजी कर रहे हैं जिसपे काफी पेशरफ्त हो चुकी है कि आइंदा जब ये लोग मुंतखब होके आए तो इनके पास मजीद इख्तियारात हों ताकि ये बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको एक हवा बनाकर पेश किया जाता है। वो कोई भी अच्छा अफसर, अच्छी रेपुटेशन वाला और अच्छी कारकर्दगी और एक्टिव जो हो, प्रोफेशनल हो, उसको रखा जाएगा जो 20 या 21 ग्रेड का होगा। सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनमें से किसी को लगा दिया जाएगा। ठीक, नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमीनुल हक साहब ने जो एतराज़ात उठाए, आप गवाह रहिएगा, हमने वो नासिर हुसैन शाह साहब के सामने रखे और बड़ा क्लियर कट उन्होंने जवाब दिया। इस वक्त क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, बार बार मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।